चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। आपको बता दें, सुरक्षा बल ने कल कुलगाम में ही लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया था। 24 घंटे में आतंकियों से कुलगाम में ये दूसरी मुठभेड़ है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रिफत, अभी की ताजा अपडेट। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि एनकाउंटर जारी है, ये कुलगाम का एरिया है और रात के दौरान ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद ही कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक रहा। अभी भी ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से आपने कहा कि 24 घंटे में 5 मिलिटेंट मारे गए थे और कुल मिला के अभी पिछले 15 दिनों में 18 मिलिटेंट मारे गए हैं और आज भी 2 मिलिटेंट और जो हैं इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है। तो हमने देखा कि पिछले 15 दिनों में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए हैं। आपको मालूम है कि पुलिस वालों की जो किलिंग्स हुई थी, 3 पुलिस वाले जो मारे गए थे, उसके बाद सुरक्षा बलों ने बहुत तेजी के साथ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किए। यही वजह है कि लगातार कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और एनकाउंटर हो रहे हैं और अभी एनकाउंटर कुलगाम में जारी है। जी, शुक्रिया रिफत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। लेकिन सेना ने आतंकवादियों के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। घुसपैठ की खबर मिलते ही सेना ने उस इलाके को चारों तरफ से घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 जवान शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को जैसे ही राजौरी के अस्पताल में लाया गया, वहां लोगों ने देशभक्ति नारे लगाने शुरू कर दिए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, शहीद जवान। लोगों ने शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर फूल भी बरसाए। खबर है कि दूसरे आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे उन जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है और एक बार फिर लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन इससे बेपरवाह लोग घूमने फिरने के लिए लगातार बाहर निकल रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से भी सामने आई, जहां नैनी झील के आसपास पर्यटकों का जमावड़ा दिखाई दिया। लोग झील में नाव के जरिए सैर सपाटा करने के लिए बेचैन दिखे। वहां के बाजार भी लोगों से खचाखच भरे दिखे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि उनका अभी का मनोरंजन बाद में उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। उनमें कई लोगों ने मास्क की जगह अपनी जेब में बना रखी थी और वो फासले का ध्यान रखे बगैर घूमते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। रोजाना के रूटीन से छुटकारा पाने के लिए लोग धर्मशाला घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में कईयों ने मास्क की भी छुट्टी कर दी। ये क्या पहन रखा है आपने? मास्क है जी। इसको मास्क कहते हैं? हाँ जी। ये कैसा पहन रखा है आपने? पूरा नहीं पहना है? पूरा ही है जी। सिर्फ धर्मशाला ही नहीं, मनाली और दूसरी जगहों पर भी हालात ऐसे ही हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा 308 जो है वो चालान यहाँ पर कोविड-19 के काटे गए, जिसमें 3 लाख के करीब जो है जुर्माना भी यहाँ पर वसूला जा रहा है। कोरोना संकट में घूमने फिरने की जगहों पर सैलानियों की भारी भीड़ जुटने पर पर्यटन मंत्री ने भरोसा दिया कि वो हालात की समीक्षा करेंगे। जिस तरह से लोग जा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पे, ये कोरोना के लिए खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल, एक बार रिव्यू करने के बाद बताऊँ। हालात तो लगभग हर जगह एक जैसे ही नजर आए। मास्क के नाम पर दिखावा और तय दूरी बनाने के नियम से तौबा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जिन नए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के 20 घंटे के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री एक्शन में दिखाई देने लगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में मंत्रालय को सबसे बड़ा विस्तार दिया। इसके बाद नया दिन शुरू होते ही मंत्री एक्शन में दिखाई देने लगे। सभी मंत्रियों ने एक एक कर अपना काम संभालना दफ्तर में जाकर शुरू किया। इस दौरान उनके अलग अलग अंदाज दिखाई दिए। इसी अंदाज की एक झलक एक दिन पहले तक गृह राज्य मंत्री रहे जी किशन रेड्डी के ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचने पर दिखी। दफ्तर पहुंचने के बाद जी किशन रेड्डी सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ करते दिखे। देश के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कामकाज संभालने के मौके पर उनकी नई सहयोगी और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद थे।
पूजा खत्म होने के बाद इन सभी नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्र के मंत्री वीके सिंह भी नजर आए। जी किशन रेड्डी के सामने पर्यटन के क्षेत्र में कोरोना की चुनौती से निपटना है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, हमारा मंत्री जी से बात करने के बाद हम जो प्रधानमंत्री जी आदेश पर जो भी होगा देश के हित के लिए, टूरिज्म इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। इसी तरह मनसुख मांडविया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कामकाज संभालने निर्माण भवन पहुंचे तो उनसे पहले ही दफ्तर में पुरोहित पूजा सामग्री के साथ तैयार थे। कुर्सी पर बैठने से पहले मनसुख मांडविया ने नियम पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद महकमे के अफसरों ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। नई जिम्मेदारी संभालने वाले मनसुख मांडविया को पता है कि कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका देश तीसरी लहर के अंदेशों से जूझ रहा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। मनसुख मांडविया की क्षमता पर प्रधानमंत्री को बहुत पहले से भरोसा रहा है। 2012 में जब मनसुख मांडविया को राज्यसभा भेजा गया था, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने गुजरात के इस नेता को लेकर अपने भरोसे का इजहार जनता के बीच कर दिया था। आज की तारीख 9:35 હું બોલી રહ્યો છું। કોઈને ડાયરી નોંધી હોય તો નોંધી રાખજો। મિત્રો, હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું, મનસુખભાઈનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજ્જવળ છે મને સાફ દેખાય। એનામાં પડેલી શક્તિઓ આવતીકાલ કેવી ઉજાડવાની છે એનો મને પૂરેપૂરો અંદાજ છે દોસ્તો, અને મને વિશ્વાસ છે હું સાચો પડીશ। भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती तो अनुराग ठाकुर पर भी है, जिन्होंने बतौर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री उस दफ्तर में कदम रखा जहां कुछ दिन पहले तक प्रकाश जावड़ेकर बैठा करते थे। अनुराग ठाकुर उन नए मंत्रियों में रहे जो कामकाज संभालने सबसे पहले दफ्तर पहुंचे। काम संभालने के बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और देश का मान आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। संगठन में रहते हुए बीजेपी के लिए चुनावी बिसात बिछाकर भूपेंद्र यादव ने अमित शाह का दिल जीता तो उन्हें श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। आज दफ्तर पहुंचकर उन्होंने काम संभालने से पहले पौधारोपण कर अनोखे अंदाज में नए दायित्व की शुरुआत की। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उन्हें अपने काम से प्रधानमंत्री का दिल भी जीतने का भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। रेल मंत्री के रूप में सुधार के कामों से प्रधानमंत्री के करीब पहुंचे पीयूष गोयल ने भी कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई दर्शना जरदोश ने भी नई जिम्मेदारी संभाल ली। गोयल और जरदोश पर कपड़ा उद्योग के जरिए अर्थव्यवस्था को संवारने और रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी है। सीनियर्स कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी और वैष्णव जी के साथ मिलकर ये परफॉर्म भी करना है तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में जितने शांत तरीके से अश्विनी वैष्णव का नाम आया, उतनी ही खामोशी से वो रेल मंत्रालय संभालने दफ्तर पहुंच गए। पूर्व आईएएस वैष्णव रेल के अलावा आईटी और संचार मंत्रालय का भी काम देखेंगे। दफ्तर पहुंचते ही अश्विनी वैष्णव महकमे के अधिकारियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री की योजनाओं को पूरा करने में जुट गए। अश्विनी वैष्णव के पास आईटी की भी जिम्मेदारी है। चूंकि ट्विटर पर देश के कानून को मानने में नानुकुर करने के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए जब न्यूज 18 ने नए मंत्री से इस पर सवाल किया तो उन्होंने साफ लहजे में ट्विटर को संदेश दे दिया। ट्विटर को लेकर क्योंकि डेडलाइन निकल गई, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। कैबिनेट में दिल्ली की इकलौती प्रतिनिधि मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह का विदेश मंत्रालय की टीम में राज्य मंत्री के रूप में महकमे के अधिकारियों ने स्वागत किया। दोनों राज्य मंत्रियों ने अपना काम संभाल लिया। खुद केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर अपने दोनों सहयोगियों का स्वागत किया। मीनाक्षी लेखी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के मुताबिक काम करने का संकल्प जताया। Vasudev Kutumbakam, we are one big family. This earth is a one big family, and with this motto, wish to
coordinate and work with everyone. Thank you. केंद्रीय कौशल विकास मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने तो केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू ने काम संभाल लिया। रविशंकर प्रसाद की जगह लेने वाले रिजिजू ने माना कि उनके सामने प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। जिम्मेदारी का एहसास तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का कामकाज संभालने वाले नारायण राणे को भी है, जिन्होंने दफ्तर में कदम रखते ही जीडीपी की चिंता शुरू कर दी। मैं अभी कारोबार लिया, आपके सामने खाई साइन कर चुका हूँ। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा हमारे डिपार्टमेंट, वो मैं सोचूंगा और उस तरह से मैं डिपार्टमेंट को लेके जाऊंगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में अनुप्रिया पटेल ने भी दफ्तर संभाल लिया। मंत्रिमंडल में अनुप्रिया की एंट्री हुई तो कद गिरिराज सिंह का भी बढ़ा। जिस ग्रामीण विकास मंत्रालय को कभी बिहार के ही रघुवंश बाबू संभालते थे और मनरेगा की जिस योजना की वजह से उन्होंने बड़ी लकीर खींच डाली, अब गिरिराज सिंह के सामने उससे बड़ी लकीर खींचने की चुनौती है। गिरिराज सिंह इस चुनौती को समझ रहे हैं और काम संभालने के साथ ही वो अपने लिए लक्ष्य तय करते भी नजर आए। हम एक तरफ सारे लैंड को रिकॉर्ड में लाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, रूरल एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को घर देना, सड़क देना, कई ऐसी चुनौतियां हैं। पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में स्ट्रेंथन करना, इन सारी चुनौतियों को पूरा करने का काम निश्चित रूप से करूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बने नए मंत्रियों में से ज्यादातर ने अपना कामकाज संभाल लिया है। अब इन मंत्रियों पर देश को आगे ले आने और अपने काम के जरिए अपने अपने मंत्रालयों पर छाप छोड़ने की चुनौती है। ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि इनमें से कौन कौन अपने फैसलों और जनहित के कार्यों के जरिए जनता और प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। बीजेपी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। हालांकि बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में जेडीयू को एक पद दिए जाने पर आरजेडी ने तंज कस दिया। आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों को काम की शुरुआत से पहले कुछ मंत्र दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को पुराने मंत्रियों के अनुभवों से सीखने की नसीहत दी। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि उन्होंने नए मंत्री परिषद की बैठक में कहा कि वे संसद की कार्रवाई में पूरी तैयारी के साथ आए और मीडिया में बेवजह बयानबाजी से बचें और सिर्फ अपने मंत्रालयों से जुड़ी ही बात करें। राजस्थान के टोंक में हैरान कर देने वाली एक घटना हुई। वहां के सुनवा गांव में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों ने इतना तमाशा किया कि 1 इंच जमीन तक खाली नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, चारागाह की जमीन पर बसे लोगों ने हाय तौबा मचा दी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मैदान मार लिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। इसके बाद जैसे ही कैमरा घुमा, कुछ महिलाएं दूर पानी की टंकी पर डेरा डाले नजर आईं। ये देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाख कहने के बाद भी महिलाएं नीचे नहीं उतरी। थक हार कर पुलिस वाले सड़क किनारे शांति से खड़े हो गए। जो एक आध अवैध निर्माण गिराए भी गए, उन्हें देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी गरीबी का रोना रोना शुरू कर दिया। गरीबों की रक्षा करो। लोगों की मांग है कि पहले प्रशासन उन्हें रहने की कोई नई जगह दे, तब उनके घर पर बुलडोजर चलाए। प्रशासन ये ऐसा कहता है कि उठ के भग जाओ फुटबॉल की तरह, कल आया और आज भग जाओ। वहीं प्रशासन ने दो टूक कहा कि जमीन तो खाली होकर ही रहेगी। अतिक्रमण अवैध रूप से है, सरकारी भूमि पे चरागाह भूमि है जिसपे हटाया जाना अति आवश्यक है। असल में इलाके में सरकार का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, इसलिए प्रशासन की तरफ से वहां अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में पड़ रही भीषण गर्मी ने वहां के लोगों को बेहाल कर दिया। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में गिने जाने वाले मॉस्को में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे ठंड के मौसम में रहने को आदी लोगों की हालत खराब हो गई। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोगों ने पार्कों का रुख कर लिया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग फव्वारे से खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते दिखाई दिए। गर्म हवाओं से तबीयत ना बिगड़े, इसके लिए लोग अपने चेहरों को समय समय पर पानी से धोते हुए नजर आए। मॉस्को में इन दिनों पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 10 डिग्री ज्यादा है।
फ्रांस में भारत सरकार की संपत्तियों को सीज करने से जुड़ी खबरों पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी। News18.com की रिपोर्ट है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अभी तक फ्रांस की किसी भी कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश मिलने से इनकार कर दिया। सरकार ने सफाई दी कि अगर ऐसा कोई आदेश मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी रास्ते से कदम उठाए जाएंगे। पेरिस में भारत सरकार के मालिकाना हक वाले 20 रिहायशी फ्लैट जब्त करने की कार्रवाई अदालत के आदेश पर होने की खबर है। जून में अदालत ने भारत की इन संपत्तियों को सीज करने का आदेश दिया था ताकि 170 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ रुपए के हर्जाने की भरपाई की जा सके। ब्रिटेन की केन एनर्जी के साथ भारत सरकार का लंबे वक्त से कानूनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद पर फैसला सुनाते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को यह रकम कंपनी को देने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ भारत सरकार कानूनी विकल्प ढूंढ रही है। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर कैबिनेट की बैठक हुई। नए मंत्रियों के पदभार संभालने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें केंद्र ने कोरोना खतरे से निपटने के लिए हेल्थ पैकेज के दूसरे चरण को मंजूरी दी। ये पैकेज करीब 23,000 करोड़ से ज्यादा रखा गया। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर धरने पर बैठे किसानों को बातचीत का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने इन कृषि सुधार कानूनों से एमएसपी यानी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होने का भरोसा दिया। कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। गुजरात सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की मंजूरी दे दी। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान प्रसाद बांटने पर रोक रहेगी। भोजन या प्रसाद उसके आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है। राजस्थान के सीकर में एक महिला पर तेजाब से हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आपसी लेन देन को इस हमले की वजह बताया। जिस पर आरोप लगाया उसे भी पकड़ लिया गया है। आगे मामला दर्ज करके और कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोप है कि इस गिरोह में शामिल महिला पहले युवाओं से दोस्ती कर उन्हें अपने घर बुलाती थी और फिर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलती थी। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों पार्टियों के अलग होने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया और इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा झटका बताया। तुच्छ राजनीति के लिए जो हुआ है वो जो है उसका एडवर्स इफेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में पड़ा, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब दिया। ये तो बकवास है, क्योंकि जब अपनी पैरों तेरी जमीन हिलती है ना तब दूसरों पर इल्जाम लगाने का काम शुरू हो जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में कुछ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊंटों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने का अभियान शुरू किया है। इन शिक्षकों की निष्ठा से गांव के लोग खुश हैं और जैसे ही शिक्षक किसी गांव में पहुंचते हैं, गांव वालों से लेकर सरपंच तक उनकी अगुवाई के लिए पहुंच जाते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने न सिर्फ बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें घरों में कैद कर दिया, बल्कि उन्हें स्कूलों से भी दूर कर दिया। हालांकि देश के ज़्यादातर जगहों पर इस दौरान बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, लेकिन कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या ने बच्चों की पढ़ाई पर ही ब्रेक लगा दिया। ऐसे में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कुछ साहसी शिक्षकों ने घर घर जाकर पढ़ाने का अभियान शुरू किया। शिक्षकों के इस अभियान में रेगिस्तान का जहाज ऊंट शिक्षा का दूत बनकर उभरा है। थार के रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले रेत के समंदर में शान से चलते ये वही शिक्षा के दूत ऊंट हैं जो सजे धजे नजर आ रहे हैं। और तपती जलती गर्मी में रेगिस्तान में ऊंट पर सवार ये वो साहसी शिक्षक हैं जो अपने छात्रों के घर घर जाकर उन्हें शिक्षा की छांव देने के विशेष अभियान पर निकले हैं। चिलचिलाती धूप में करीब 10 से 12 किलोमीटर का फासला तय करके ये शिक्षक 100 बच्चों को उनके गांव जाकर पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों ने इस अभियान का नाम आओ घर से सीखें दिया है। इस अभियान से जुड़े प्रिंसिपल शिक्षकों के साहस से गदगद नजर आए। आओ घर से सीखें अभियान के तहत जो धोरों में दूर दूर बसे हुए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको हमारी शिक्षकों की टीम के द्वारा घर घर जाकर ऊँटों पर उनको पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय पहल है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर हुआ है।
ऐसे में राजस्थान सरकार ने 21 जून से ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्माइल 3 प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कमज़ोर मोबाइल नेटवर्क इसके आड़े आ गया है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के सामने आई इस चुनौती से निपटने के लिए स्कूल के कुछ शिक्षक ही आगे आए हैं। फिर तो थार के रेगिस्तान में ऊंट पर सवार होकर चल निकला शिक्षा देने का कारवां। इन शिक्षकों की निष्ठा से गांव के लोग खुश हैं और जैसे ही शिक्षक किसी गांव में पहुंचते हैं, गांव वालों से लेकर सरपंच तक उनकी अगवानी के लिए पहुंच जाते हैं। शिक्षकों की लगन को देखकर ऊंट से रोजी रोटी चलाने वाले मुफ्त में सेवा देते दिखे। हमारे यहाँ तो नेटवर्क की कमी है और दौरा में ढाणी है, लेकिन मैं गुरुजी के साथ जानता हूँ सुबह और ऊँट पे लेके गुरुजी को और पढ़ाने के लिए बच्चों को फ्री सेवा, लेकिन धन्यवाद गुरुजी का। 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद स्कूल नहीं जा पाने का मलाल बच्चों को भी है, इसलिए शिक्षकों की दूर से झलक मिलते ही बच्चे पेड़ की छांव में पढ़ाई के लिए जमा हो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे ही स्कूल सज जाता है। घर के पास ही स्कूल और पढ़ाई शुरू हो जाने से बच्चों को मानो नई जिंदगी मिल गई है। हमारी डाणिया दौरा में है, इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊंट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। रेगिस्तानी इलाके में ऊंट सबसे ज्यादा काम का साबित होता है। बीएसएफ के जवान ऊंट पर सवार होकर ही सरहद की निगरानी रखते हैं। कई बार दूर दराज के इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी ऊंट की ही मदद ली जाती है और डाक विभाग भी कई दफ़ा ऊंट की मदद से ही दूर दराज के इलाकों में चिट्ठी पत्री और संदेश पहुंचाने का काम करता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक बैंक लूट की घटना हुई, जिसमें 6 बदमाश हथियारों की नोक पर बैंक से करीब 6,80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात को बैंक के पास खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ बदमाश बैंक लूटकर बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। पहले 2, फिर उनके बाकी साथी बैंक से बाहर आए। बैंक में लूट की इस वारदात की जानकारी तुरंत आसपास के लोगों को हो गई। लोगों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथों में हथियारों को देखकर वो रुक गए। इसके बाद वो उन लुटेरों को ललकारने लगे। इतने में एक बदमाश ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। वहां खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के पीछे छिप गए। गोली चलाने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी उनके हाथ नहीं आए। वारदात के बाद इलाके के कुछ लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए और खौफ से भरे लोगों का हालचाल जाना। फ्रांस में भारत सरकार की संपत्तियों को सीज करने से जुड़ी खबरों पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी। News18.com की रिपोर्ट है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अभी तक फ्रांस की किसी भी कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश मिलने से इनकार कर दिया। सरकार ने सफाई दी कि अगर ऐसा कोई आदेश मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी रास्ते से कदम उठाए जाएंगे। पेरिस में भारत सरकार के मालिकाना हक वाले 20 रिहायशी फ्लैट जब्त करने की कार्रवाई अदालत के आदेश पर होने की खबर है। जून में अदालत ने भारत की इन संपत्तियों को सीज करने का आदेश दिया था, ताकि $170 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ रुपए के हर्जाने की भरपाई की जा सके। ब्रिटेन की केन एनर्जी के साथ भारत सरकार का लंबे वक्त से कानूनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद पर फैसला सुनाते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को यह रकम कंपनी को देने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ भारत सरकार कानूनी विकल्प ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच पथराव और मारपीट हो गई। बाद में पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, तो वहीं इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उनकी इस लड़ाई से आसपास के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोनों पक्षों के बीच हमला करने की होड़ ऐसी मची कि उन्होंने उन पत्थरों से घायल हो जाने की परवाह भी नहीं की। इस पत्थरबाजी में एक आदमी को काफी चोटें भी आईं। उसे तुरंत उसके घर वालों ने नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मारपीट की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के जोधपुर में कुछ टीचरों ने उन इलाकों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने की मुहिम शुरू की, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। इस अभियान को आओ घर से सीखें नाम दिया गया, जिसके तहत टीचरों की एक टीम झुलसा देने वाली गर्मी में ऊंटों पर बैठकर एक ऐसे गांव में जाती दिखी जो रेत के बीचों बीच बसा है और वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। एक तस्वीर में ये टीचर रेत से घिरे इस इलाके में कुछ बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाते नजर आए। बच्चे भी स्पेशल क्लास का पूरा फायदा उठाते दिखे। आओ घर से सीखें अभियान के तहत घर घर जाकर ऊँटों पर
उनको पढ़ाया जा रहा है। ये सभी बच्चे टीचरों के इस कदम से काफी खुश तो दिखे ही, साथ ही उन्होंने इनके जज्बे को भी सलाम किया। ये नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊंट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाने के बाद ये टीचर रेगिस्तान के इस इलाके से ऊंटों पर बैठकर अपने घर लौट गए। बताया गया कि ये उनका रोज का काम है। लालू और राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है। पटना और दानापुर के पास लालू खटाल में इसका शोरूम बनाया गया है, जिसमें मंदिरों पर चढ़े फूलों से तैयार की जा रही अगरबत्ती बेची जा रही है। कन्हैया बनकर बांसुरी बजाने वाले तेज प्रताप यादव अब अगरबत्ती बेचने लगे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप को लेकर ये चौंकाने वाली खबर बिहार के पटना से आ रही है। जानकारी मिली है कि तेज प्रताप अब अगरबत्ती बेचने लगे हैं। अगर उनके अगरबत्ती बेचने की खबर से आप हैरान हैं तो ये बात आपको और चौंका देगी कि अगरबत्ती का नाम उन्होंने अपने माता और पिता के नाम पर लालू राबड़ी अगरबत्ती रखा है। लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव सियासत में कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा सके तो बिजनेस की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनके कारोबार में भी राजनीतिक छवि नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती बनाने और बेचने का कारोबार शुरू किया है। उनकी अगरबत्ती भले ही बाकी अगरबत्तियों जैसी दिखती हो, लेकिन इसका नाम बिल्कुल अलग है। अगरबत्तियों को मार्केट में चर्चा का विषय और बिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने इसका नाम रखा है LR, यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती। इन अगरबत्तियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये प्राकृतिक तरीके से बनाई गई हैं, यानी केमिकल रहित। तेज प्रताप यादव अपनी पूजा पाठ करने के तरीकों को लेकर कई बार चर्चा में रह चुके हैं। कभी वो सर पर मोर मुकुट लगा करके बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ले लेते हैं, तो कभी माथे पर त्रिपुंडी चंदन लगाकर रुद्राक्ष पहनकर खुद को भोलेनाथ का भक्त बताते हैं। बहरहाल तेजस्वी को राजनीति का अर्जुन और स्वयं को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप का नया जो कारोबार है वो भी पूजा पाठ की चीज को लेकर ही है। दावा ये है कि ये अगरबत्ती लालू प्रसाद यादव के गौशाला में तैयार की जाती है और इन अगरबत्तियों के नाम भी बहुत ही दिलचस्प हैं। दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अगरबत्तियों के नामों पर भी काफी मेहनत की है। उन्होंने हर अगरबत्ती का नाम कृष्ण से जुड़ा हुआ रखा है, जैसे कृष्ण लीला अगरबत्ती, बरसाना, सेवा कुंज, विष्णुप्रिया और निधिवन। वैसे तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा ही हैरान करता है। अपने इसी अंदाज से वो सियासी विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो विरोधियों की परवाह नहीं करते। बहुत सारे लोग हंसने का काम करते हैं, मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पिताजी भी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग, जो विरोधी लोग जो थे, सब मजाक उड़ाने का काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तेज प्रताप दावा करते हैं कि वो अपने पिता के अंदाज को विरासत के तौर पर आगे ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि बोलने के अंदाज से लेकर कुछ हटकर करने की उनकी कोशिश अक्सर दिखाई दे जाती है। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम लेकर अपनी अगरबत्तियों की ब्रांडिंग भले ही कर ली हो, लेकिन वो इसे लेकर के विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। विरोधियों का ये कहना है कि तेज प्रताप राजनीति में नहीं चल सके और इसके कारण अब वो अगरबत्तियों का कारोबार कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव का ये कहना है कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति और विरोध के वो ऊपर आ चुके हैं और अब जो भी उन्हें पसंद आता है वही करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बदमाशों और स्पेशल सेल की टीम के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक बदमाश पेजर को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मुठभेड़ शाहबाद डेरी इलाके में बदमाशों और स्पेशल सेल की टीम के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में बदमाश जिसका नाम पेजर है उसे गोली लगी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। आनंद, और क्या जानकारी? हाँ जी, देखिए फरा, दिल्ली पुलिस की इस वजह से लगातार जो स्नेचर है और जो स्ट्रीट क्राइम में शामिल बदमाश है उनके ऊपर ऑपरेशन चला रही है और उसी में कल देर रात 12 बजे जो शाहबाद डेरी इलाका है वहां पर एक पेजर नाम के बदमाश को पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में जो बदमाश पेजर है उसको गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसे अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। ताबड़तोड़ स्नैचिंग की कई वारदातों में पेजर शामिल था और बता दें कि कल ही शाम को 6 बजे बीती शाम को दिल्ली के रोहिणी में भी इस तरह सेल ने एक बड़ा इनकाउंटर किया था और उसमें 20 से ज्यादा मुकदमों में जो एक वांटेड था विक्की, उसको गिरफ्तार किया था। शुक्रिया आनंद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि मंदिर आंदोलन में जिन कार सेवकों ने अपने प्राण गंवाए उनके नाम पर प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर सियासी हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर और अयोध्या का कायाकल्प, जिसके लिए योगी सरकार ने अयोध्या में परियोजनाओं की झड़ी भी लगा दी है। और अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर नए विवाद की शुरुआत कर दी है कि मंदिर आंदोलन में मारे गए कार सेवकों के नाम से सड़कों का नाम रखा जाएगा। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी ताल ठोक रहे हैं, उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और इसे लेकर के सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। गुरुवार को लखनऊ में ओवैसी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर दोनों नेताओं की 3 घंटे तक बात हुई। मीडिया से मुखातिब होने पर ओवैसी ने केशव प्रसाद मौर्य के ऐलान करने पर पलटवार किया। जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बड़े भाई, अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा, इसकी फिक्र करिए। अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को सम्मान देगी। इसके लिए शहीद कार सेवकों के घर तक सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क को राम भक्त कार सेवक का नाम दिया जाएगा। नाम के साथ साथ सड़क के बोर्ड पर कार सेवक की तस्वीर भी लगेगी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य 6 जुलाई को अयोध्या दौरे पर गए थे और उसी दौरान ये ऐलान किया। इस दौरे में उन्होंने 996 नए परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसके लिए सरकार 14 अरब 78 करोड़ रुपए भी खर्च करने को तैयार है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।